बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार और नेपाल में बारिश से नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। बिहार में अब खत्म हो चुका है सुशासन, बीजेपी का बिहार सरकार पर कड़ा हमला। भाजपा में सब राजा हरिश्चंद्र, बोली जदयू नफरत फैलाने वाली पार्टी का खात्मा इंडिया परिवार अब करेगी। घर में चारपाई पर सोए दो सगे भाइयों को सांप ने डसा, दोनों की हुई मौत। जिंदगी के लिए धीमा जहर है मोमोज, खाने से करे परहेज, डॉक्टर ने बताई हैरान कर देने वाली बात। गर्भाशय कैंसर के 95% से ज्यादा मरीज गरीब और ग्रामीण, सस्ता टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी में सरकार। अब फलों की महंगाई दर में हुआ इजाफा, जानिए कितना बढ़ा रहे हैं आपकी किचन का बजट। बिहार में एक साल जंगल राज रिटर्न जैसा रहा, महागठबंधन सरकार का एक साल पूरा होने पर सुशील मोदी का तंज। बिहार में मशरूम की खेती के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपए, आप कैसे उठाएंगे लाभ, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। बिहार जाने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी लेट, रेलवे ने ट्रेनों को समय से पहुंचाने के लिए उठाया अनोखा कदम। बिहार के बीडीओ साहब की पत्नी जीजाजी के साथ फरार, विरोध करने पर पति को जमकर के कूटा। कब मिलेगी टमाटर सहित महंगी सब्जियों से छुटकारा, आरबीआई ने दिया जवाब। जदयू नेता ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की, कहा सबसे ज्यादा मंदिर मोदी सरकार ने तुड़वाए। पीएम मोदी बोले हमारे लिए शुभ होता है विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, 2024 के लिए कह दी बड़ी बात। बिहार में बीजेपी ने निकाला धिक्कार मार्च, सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपको बिहार सरकार मशरूम की खेती करने के लिए 10 लाख रुपए तक देगी। जी हाँ, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए यह बड़ी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मशरूम की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह पैसा किसानों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मशरूम की खेती करने पर 50% यानी कि 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दें कि किसान मशरूम की खेती करने के लिए आवेदन करते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए आवेदन करते हैं उन्हें उत्पादन की इकाई लागत 20 लाख रुपए तक पर 50% सब्सिडी यानी कि किसानों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर आप मशरूम की खेती करने के लिए अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और यहाँ से अपना लाभ ले सकते हैं और मशरूम की खेती कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जहां कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जहां गंगा, गंडक, बागमती और सोन सहित कुछ और नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां नदियों के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा किनारे पहुंचे और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के किनारे जाकर के नदी का जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में गंगा के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी होने के बाद जल संसाधन विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर आ गया है। जब बुधवार को देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी सेतु पहुंचे और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
भ्रमण के दौरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट रहें और सारी तैयारी पूर्ण रखें। आपको बता दें कि गंगा, कोसी, कमला बलान, बागमती, लाल बकैया जैसी नदियां कई जगह पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला करके विकास को ठप कर दिया है। जब बैंक लूट और भी कई सारी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी है और कानून व्यवस्था चौपट कर दी गई है। इन घटनाओं में वृद्धि से जंगल राज रिटर्न का एहसास होता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो लोग कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे थे, उन्होंने कैबिनेट की 100 से ज्यादा बैठकों के बाद 100 लोगों को भी नौकरी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार बनवा करके नीतीश कुमार ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराध और वोट बैंक की राजनीति से समझौता किया है, जिससे पिछला 1 साल जंगल राज रिटर्न जैसा रहा। भ्रष्टाचार से समझौता करने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोप पत्र दायर होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ना बिंदुवार जवाब मांगा, ना उनसे इस्तीफा लिया। यह वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के शोभा यात्राओं पर हमला करने वालों को बचाया गया, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक को फर्जी आरोप लगा करके जेल भेज दिया गया। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद की आगे घुटने टेक दी हैं, ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद बाजार के साथ साथ गांव शहरों में जल जमाव जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। जहां आपको बता दें कि कटिहार, मोकामा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मोतिहारी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। वहीं सीतामढ़ी, गोपालगंज, मोतिहारी में बारिश के बाद नदियां उफान पर है। जहाँ कटिहार के आजमनगर बाजार में गांधी चौक से केसरी चौक तक सड़क में जल जमाव से लोग परेशान हैं। हालात यह है कि सड़क का पानी लोगों के घर में घुस गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से बिहार आ रहे हैं। जब बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा जल्द ही आरा में होगी। बागेश्वर बिहार फाउंडेशन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करके हनुमंत कथा के लिए समय मांगा है। जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह हनुमंत कथा आरा के उद्वंत नगर में होगी। जय आयोजन समिति के प्रमुख विराजन बिट्टू ने कहा है कि आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि बीते 13 से 17 मई के बीच बाबा बागेश्वर ने पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा की थी, जब उन्हें सुनने और फिर देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कार्यक्रम काफी विवादों में रहा था, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका विरोध करने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। जब बाबा बागेश्वर का पटना में आगमन हुआ तो फिर इस पर राजनीति भी खूब हुई। भाजपा नेताओं ने जहां बागेश्वर सरकार के लिए पलक पावड़े बिछाए, वहीं महागठबंधन की सरकार पर उनके कार्यक्रम को सहयोग नहीं करने के भी आरोप लगे। दोस्तों बात करते हैं कि खाने की थाली लगातार महंगी होती जा रही है, क्योंकि टमाटर के बाद अब प्याज भी महंगे होने से के रास्ते पर चल पड़ी है। यह टमाटर की महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। दालों से लेकर के अन्य सब्जियों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जहां अब इन्हीं आइटम की तरह फल भी महंगे हो गए हैं और सेहत बनाने वाले खाने के आइटम महंगाई के रास्ते पर हैं। जहां आपकी किचन का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर इस लिस्ट में फल भी शामिल हो गए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक्सपर्ट का यह मानना है कि फलों की महंगाई बढ़ने से इस खाद्य तेल महंगाई दर में ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 में महंगाई दर में फलों का योगदान 0.3% रहा था, जब जून में फलों की महंगाई दर 1.3% की तेजी देखी जा रही थी, जो इसे पिछले एक महीने यानी कि मई में 0.5% पर रही थी। इसमें खास तौर पर सेब की 6.30% की महंगाई दर का हाथ रहा था। अगस्त में सेब करीब 20 रुपये प्रति किलो या 15% तक महंगा हो गया है, जहाँ इसके दाम मई 2023 में 158 रुपये प्रति किलो पर थे। फिलहाल अगस्त में बढ़कर के 175 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। जब फलों का योगदान रिटेल महंगाई बास्केट 2.26% रहा था, और इसमें भी सेब का हिस्सा ज्यादा रहा था। जहाँ आगे भी सेब के दामों में इजाफा जारी रहने की संभावना बनी हुई है।
दोस्तों, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो आपको पता है, लेकिन तस्कर बिहार में शराब की तस्करी का नया नया जुगाड़ निकालते रहते हैं जिससे वे पुलिस की नज़रों से बच सके। ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया का है। यहाँ शराब तस्कर अपनी कार में प्रशासन लिख करके शराब की तस्करी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 जगह पर छापेमारी करके कई लीटर शराब जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर बंगाल से शराब की तस्करी करके बिहार ला रहे थे। दरअसल मामला बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र का है। यहाँ शातिर शराब तस्कर अपनी गाड़ी पर प्रशासन लिख करके शराब की तस्करी कर रहे थे। यह शराब तस्कर मंगलवार को तेज बारिश का फायदा उठा करके तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पेट्रोल पंप के पास छापेमारी करके प्रशासन लिखी टाटा सोमो गाड़ी को जब्त कर लिया। जी आपको बता दें कि इस गाड़ी में प्रशासन लिखा हुआ था। जी हाँ, ये लोग प्रशासन इसी वजह से लिख दिए थे कि ताकि पुलिस ना पकड़ सके, लेकिन ये पुलिस के हाथों बच ना सका। जब गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब देख करके पुलिस वाले भी हैरान रह गए। वहीं पुलिस को आता देख करके शराब तस्कर गाड़ी को पेट्रोल पंप के पास छोड़ करके भाग गए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि किशनगंज जिले में लोगों को बेहतर और समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग और गंभीर है, जिसे सार्थक रूप देने के लिए आरबीएस के टीम की पहल पर जिले के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, जिसका सार्थक परिणाम यह है कि समुचित इलाज और फिर स्वास्थ्य होने की उम्मीद छोड़ चुके पीड़ित बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं। जहाँ और बच्चों को नई स्वस्थ जिंदगी जीने का अवसर मिल रहा है। जहाँ ऐसे पीड़ित बच्चों का जिले के आरबीएस के टीम द्वारा स्क्रीनिंग करके चिन्हित किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार समुचित इलाज के लिए पटना या फिर अहमदाबाद भेजा जा रहा है, जहां बच्चों को सरकारी स्तर से निःशुल्क समुचित इलाज हो रहा है। इसी कड़ी में आरबीएस की टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में हृदय रोग से पीड़ित कुल 5 ऐसे बच्चे की पहचान की गई है, जो सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत सरकारी खर्च से स्क्रीनिंग के लिए IGIC PMCH पटना भेज दिया गया है, जहां स्क्रीनिंग के बाद आवश्यकता अनुसार आगे की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल फास्ट फूड का बाजार खूब फल फूल रहा है। जहां ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक का फेवरेट बन गया है। फास्ट फूड में ज़्यादातर चीज़ें मैदे से बने होते हैं, जो सेहत के लिए सीधे तौर पर क्षति पहुंचाती है। या वैसे तो सभी फास्ट फूड लोगों के पसंदीदा है, लेकिन मोमोज सबसे ऊपर है। जहाँ मोमोज खाना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल आजकल हर गली मोहल्ले और फिर बाज़ारों में आपको सिल्वर के स्टीमर गैस पर चढ़े दिख जाएंगे, जिसके इर्द गिर्द युवा और किशोरों की भारी भरकम भीड़ भी होगी। इसमें से ज्यादातर लोग इसके नुकसान को जानते भी होंगे, लेकिन इसके बाद भी लापरवाह बने हुए हैं। जहां रांची रिम्स के न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने ट्विटर पर शेयर की एक पोस्ट के मुताबिक मोमोज आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। ये इंसान को अंदर से खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। मोमोज आपके आंतों के लिए बहुत खतरनाक है। जहाँ मैदा कई बार ठीक से डाइजेस्ट न होने पर आंतों में चिपक जाता है और आंतों को ब्लॉक कर देता है। मोमोज का कई तरह की बीमारियों को दावत देने के लिए काफी है। इसके सेवन से इंसान कई ऐसी बीमारियों के शिकंजे में फंस सकता है जिनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल जिस मैदे से मोमोज बनाए जाते हैं उस मैदा को केमिकल से चमकाया जाता है, जहाँ इस केमिकल को बेंजोआई पेरोक्साइड कहा जाता है। यह रासायनिक ब्लीचर वही होता है जिससे चेहरे की सफाई की जाती है, यानी कि चेहरे को साफ करने वाला केमिकल मोमोज में दिया जाता है। ऐसे में ये ब्लीच हमारी बॉडी में जाकर के किडनी और पेनक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ये मैदा डायबिटीज़ के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। यही नहीं, आपकी जीभ का स्वाद आपके स्वास्थ्य पर गलत असर डाल सकता है। दरअसल मोमोज इन्फेक्शन और फिर बच्चों में नया खून बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, कम कर सकता है। जहाँ इसके अलावा कुछ जगह नॉन वेज मोमोज भी बनाए जाते हैं। इन मोमोज में अधिकतर डेड एनिमल के मीट को मिलाया जाता है या फिर अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 12 जिलों में कल भारी बारिश हुई, जहां जिसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिला। ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से आज भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि वहीं पिछले 3 दिनों से बिहार के तमाम जिलों में हो रही बारिश की वजह से बिहार में बारिश की कमी के आंकड़े में गिरावट आई है, जब बिहार के कई जिलों में 14 अगस्त तक बारिश की सक्रियता बनी रहेगी। दरअसल बिहार में पिछले दिनों अधिकतर जिलों में हुई बारिश से एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, तो फिर वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में
सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला है। राजधानी पटना की बात करें तो फिर कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि पटना नगर निगम की ओर से इस बार दावा किया गया है कि सड़कों पर जल जमाव नहीं होगा, लेकिन बारिश के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। वहीं राजधानी पटना के कई इलाकों में बुधवार सुबह और शाम में तेज बारिश हुई। यहाँ शाम 4 बजे के आसपास कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। रुक रुक करके हो रही वर्षा ने लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत दी है। जहां शहर के कई इलाकों में आंशिक जलजमाव की स्थिति रही, हालांकि कुछ देर में स्थिति सामान्य हो गई। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हालांकि अब भी बिहार में बारिश की बस 32% तक कमी बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लड़कियों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं में से एक योजना बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। खबर के अनुसार इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा कन्या के जन्म से लेकर के उनके पढ़ाई तक प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है, जहां इससे लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकेगी। अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्त और नियमों को पालन करना होगा। आपको बता दें कि आवेदन को लेकर के बिहार का आपको अस्थायी होना आवश्यक है। जहाँ आवेदन करने से पहले आपको पंजीकरण कराना जरूरी है। आपके विद्यालय का नाम सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 2 बेटियों को मिलेगा। जब कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं अविवाहित है और वे आवेदन के पात्र मानी जाएगी। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं अविवाहित है वे आवेदन के पात्र मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा कब कब मिलता है, तो आपको बता दूं कि बेटी के जन्म पर 2000 रुपए, वहीं पर इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 रुपए मिलते हैं। स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर समेत बिहार के कई जिलों में स्थित 40 संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए नोडल पदाधिकारी ने राज्य के 40 शिक्षण संस्थानों की सूची जारी कर दी है, जिनमें पढ़ने वाले छात्रों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इससे छात्रों की पढ़ाई में आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि बिहार में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत इन्हें भी 4 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिन जिलों के संस्थान लिस्ट में शामिल है वह दरभंगा जिले के 8 सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान, पटना जिले के 6 शिक्षण संस्थान, मधुबनी के 5 शिक्षण संस्थान, बक्सर के 2 शिक्षण संस्थान। जिन जिलों के एक भी संस्थान सूची में नहीं है वह जमुई, अररिया, मुंगेर, सुपौल, कटिहार और किशनगंज। यहाँ पर एक भी सांस्कृतिक संस्थान लिस्ट में नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष के घर हथियार का जखीरा बरामद किया गया है। जदयू नेता के घर से 1 पिस्तौल, 1 मास्केट, कट्टा, मैगजीन, 12 कारतूस, 11 खोखा बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र की हरिपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पुलिस ने छापेमारी करके हथियारों का जखीरा बरामद किया है। जहां हरिपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 निवासी मोहम्मद मुबारक पिता मोहम्मद जहीर नामक व्यक्ति के आवासीय परिसर में छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार के जखीरे के साथ साथ मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया, लेकिन एक नाबालिग को लोडेड कट्टा के साथ पकड़ा गया है। जब वहीं इस मामले में अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह के निर्देश और फिर एसडीपीओ खुशरू सिराज के नेतृत्व में फॉरबिसगंज थाना अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब अहमद और फिर फॉरबिसगंज थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने कार्रवाई की है। दोस्तों बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी हुआ तो न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में छूट दी जाएगी। जहां बीपीएससी ने बुधवार को अपने विज्ञापन में यह जिक्र किया है और प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचित किया है कि शिक्षक नियुक्ति में कुल रिक्तियां या फिर कुल अभ्यर्थी दोनों में जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने के लिए आवश्यकता अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में छूट दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गंगा और महानंदा की बाढ़ और कटाव से प्रभावित कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड की 6 पंचायतों के 1 दर्जन गांव में लड़कों की शादी के लिए घर में नाव होना जरूरी है। जब बाढ़ बरसात में 4 महीने के लिए ये गांव टापू बन जाते हैं, जब नाव से ही आवागमन होता है।
जहाँ गर्भवती और रोगियों को समय से अस्पताल पहुंचाने में नाव की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन घरों में शौचालय बने हैं वे भी बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण बेकार हो जाते हैं। जहाँ लोगों को शौच के लिए नाव से ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है। जहाँ रिश्ता तय करते समय वधु पक्ष के लोग लड़के के घर की आर्थिक और फिर पारिवारिक स्थिति का आकलन करने के साथ ही नाव की उपलब्धता की बात भी पूछते हैं। जहाँ इस इलाके के अधिकतर लोगों की रिश्तेदारी पड़ोस और फिर राज्य बंगाल झारखंड में है। अहमदाबाद प्रखंड के 6 पंचायतों के 1 दर्जन गांवों की करीब 60,000 की आबादी को हर साल बाढ़ की समस्या को जूझना पड़ता है। बाढ़ आने के बाद दियारा, चौकिया, पहाड़पुर, भवानीपुर, खुट्टी, दक्षिण कुड़ी और फिर कई सारे गांव हैं जो दर्जनों गांव के लोग बिना नाव के लाचार हो जाते हैं। इस कारण अधिकांश घरों में नाव रहती है। महानंदा और गंगा नदी के बाढ़ से वर्ष के 4 महीने तक यहाँ आगमन की विकट समस्या रहती है। जहाँ सड़कें कट जाती है तो फिर बाजार जाने के और फिर मरीजों, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए नाव का ही एकमात्र सहारा बचता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जाते जनगणना करवा रहे हैं तो फिर वही उनकी ही सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जहाँ चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए जाति, धर्म और फिर मजहब से उठ करके शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा है कि जाति व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि पुरखों के कारण बनी है। जब विश्व में कुल 195 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि 7-8 देशों को छोड़ दे तो फिर कहीं भी जात पात नहीं दिखता। जाति रूपी गुच्छे पर बंद करके नहीं रहना है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, फिर यहाँ जाति कहां से आ गई। जब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आगे कहा कि भगवान राम ने सबरी का झूठा खाया, ये बताता है कि जात पात कुछ नहीं होता। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि भारत सोने की चिड़िया है। विश्व गुरु बनने के लिए माँ बाप को सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राण देना चाहिए। अपना देश भूमि कहलाती है, इसका श्रेय बिहार को जाता है। जब दुनिया में विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं की गई थी तब भी अपने बिहार में कई विश्वविद्यालय थे। दोस्तों बिहार के वैशाली में बुधवार को लोगों ने सड़क पर धान की रोपाई की है। जी हाँ, यहाँ अंधराड़ चौक पर जर्जर सड़क और जल जमाव के बीच लोगों ने धान की रोपाई की है। दरअसल बिहार के वैशाली जिला के अंधरावड़ चौक के से अम्बेडकर चौक महानगर को जोड़ने वाला मुख्य सड़क जर्जर है। स्थिति यह है कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क, ये अंतर कर पाना मुश्किल है। जहाँ इसके बाद बारिश की वजह से तो स्थिति और नरक हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों ने खराब सड़कों को लेकर के संबंधित विभाग में आवेदन दिया है। हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस, स्थानीय विधायक प्रतिमा कुमारी से भी सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। इसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जब बारिश के बाद तो सड़क दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। यहाँ आए दिन अंधवाड़ चौक से सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन आने जाने के दौरान यात्रियों से भरा ऑटो पलट जाता है, जिससे लोगों को गंभीर चोट आती है और फिर वे बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। इसे ट्रांसपोर्टेशन के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक माना जाता है। लेकिन कई बार बिना किसी वजह से पैसेंजर्स को ट्रेनों के लेट होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ इसकी एक बड़ी वजह लोगों के द्वारा चैन पुलिंग करना भी है, जिससे ट्रेनों को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में देरी होती है। इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने बिना किसी कारण चैन पुलिंग करके रेलगाड़ियों को जहां तहां रोकने वालों के खिलाफ अभियान शुरू की है। जब पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिना पर्याप्त कारण अवैध रूप से चैन पुलिंग करके रेलगाड़ियों को जहां तहां रोकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ इसी क्रम में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन समय पालन के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे ट्रेनें आवश्यक रूप से विलंब न हो। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार ने बुधवार को बताया है कि इस विशेष अभियान में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने के आरोप में 188 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों बिहार में प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी यानी कि बीडीओ की बीवी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। जब प्रशासनिक मामले से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। जब पीड़ित अधिकारी बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिनकी आशिक मिजाज पत्नी प्रेम में पागल हो गई और अपने प्रेमी जो कि उनका बहनोई ही बताया जाता है, उनके साथ रफो चक्कर हो गई। यानी कि जीजाजी के साथ बीडीओ की पत्नी भाग गई। मामला सीतामढ़ी जिला से जुड़ा हुआ है।
जिले के नानपुर प्रखंड की वीडियो आबिद हुसैन की पत्नी अपने बहनों के साथ फरार हो गई। जब पत्नी की इस बेवफाई को लेकर के वीडियो ने नानपुर थाना पुलिस से लिखित शिकायत की है, जिसके आलोक में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी की पत्नी के फरार होने का मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि यह घटना 5 अगस्त की है, जब प्राथमिकी में वीडियो ने कहा कि 5 अगस्त को शाम 7 बजे प्रखंड कार्यालय से आवास पर पहुंचा। आवास पर देखा कि पत्नी का बहनोई मोहम्मद निजाम वहां मौजूद है। निजाम वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के करनेस गांव का निवासी है। उस दौरान तक वीडियो को ये मालूम था कि उनकी पत्नी का अपने बहनोई के साथ नाजायज संबंध है, लेकिन उन्हें शायद इसका आभास नहीं था कि उनकी पत्नी बहनोई के साथ जाने का पूरा प्लान कर चुकी है, जिसका खुलासा कुछ ही देर के बाद हो भी गया। वीडियो ने बताया है कि पत्नी नासरीन ने वीडियो से कहा है कि वह अपने बहनोई के साथ जाना चाहती है। पत्नी की ये बात सुनकर के वीडियो ने उसे काफ़ी समझाया, यानी कि पत्नी वीडियो को मुंह पर बोला कि हम अपने बहनों के साथ भागना चाहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों ने नासरीन को समझाया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों ने वीडियो को गालियां दी। प्राथमिकी ने वीडियो हुसैन ने पुलिस को बताया है कि पत्नी को बहनों के साथ जाने से मना किया तो वे आग बबूला हो गई। फिर दोनों यानी कि पत्नी एवं सारू ने उन्हें गालियां दी और बाद में लात और बैट से पीटा भी। इस दौरान आवास पर वीडियो के 2 भाई आलिम और सलीम भी थे। जब दोनों ने मारपीट के दौरान उनका बचाव किया। प्राथमिक के अनुसार बहनोई के साथ जाने के दौरान नासरीन ने सोने का एक चैन, सोने का 2 जोड़ा झुमका, सोने का एक चूड़ी भी ले गई, जहाँ इस आभूषण की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जाती है। आवास से निकलने के दौरान दोनों ने वीडियो को दहेज अधिनियम एवं प्रताड़ना के मामले में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देने की धमकी भी दी। दोस्तों, देश भर की जनता महंगाई से परेशान है। टमाटर के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं। जहां देश के कुछ इलाकों में इसकी कीमतें 200 से 300 रुपये प्रति किलो है। इसके अलावा अन्य सब्जियां भी काफ़ी महंगी है। इसको लेकर के अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया है। दास ने कहा है कि सब्जियों की कीमतों में जल्द कमी आने वाली है। जहाँ सकल मुद्रास्फीति जून में बढ़ी है, अब सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त में भी बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में सब्जियों और फिर चावल की कीमतों के कारण सकल मुद्रास्फीति बढ़ेगी, लेकिन आने वाले महीने में ये कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि महंगी सब्जियों ने पॉलिसी मेकर्स की भी चिंता बढ़ा दी है, लेकिन जल्द ही उसमें राहत मिलेगी। जहां वही RBI गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए खुदरा महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि इससे पहले का अनुमान 5.1% था। वहीं RBI के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे का ऐलान किया है, जिसके तहत रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। जहाँ ये अभी 6.5% ही रहेगी, जहाँ इसका सीधा सा असर जनता पर पड़ेगा, क्योंकि इससे होम लोन या फिर अन्य तरह के लोन की EMI नहीं बढ़ेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी टमाटर की कीमतें कम होने का भरोसा जनता को दिलाया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है। जब उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाया है। जब भाजपा को महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं है, भाजपा को सिर्फ उन्माद फैलाने से मतलब है। नीरज कुमार ने कहा है कि वाराणसी की कॉरिडोर में आज भी 150 शिवलिंग लंका थाने में रखा हुआ है। जहाँ सावन महीना है, लेकिन इन शिवलिंग पर जल अभिषेक और फिर बेलपत्र तक नहीं चढ़ाया जा रहा है। भारत माता के मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी की सरकार में तुड़वाया गया है। ये लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। ये लोग सावन में मुर्गा मटन खाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर मंदिर और मस्जिद टूटता है तो अलग से बनवाने की गारंटी दें। नीरज कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, लेकिन बेगूसराय में कई मंदिर तोड़े गए, लेकिन कोई भी नारा नहीं लगा। नीतीश कुमार ने मंदिर भी बनवाया और मस्जिद भी बनवाया। नीरज कुमार ने भाजपा के नेताओं के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सावन में ये लोग कड़कनाथ मुर्गा खाने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सेवा बाधित होने का काम हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर युवा आयोग का गठन किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार के इस 1 साल पूरा होने पर जमकर की बरसी। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास समाप्त हो चुका है, अब आंदोलन होगा। इस कार्यक्रम में विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा है कि देश के नवनिर्माण में युवाओं को संकल्पित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूती प्रदान करना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 90% सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए मिलेगी। खबर के अनुसार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के तहत राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति में 90% के अनुदान की व्यवस्था सभी श्रेणी के कृषकों के लिए की गई है। किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ड्रिप सिंचाई पद्धति पौधों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही साथ इस पद्धति से पौधे की सिंचाई करने में पानी की भी बचत होती है। वहीं इससे किसानों को खर्च भी कम लगता है, इसलिए किसान इस पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति में 90% का अनुदान देना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के इस योजना की जानकारी लें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया है। जहां लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। जहां आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में फिर से जीत करके सरकार में आए। जहां नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बहुत दयालु है, भगवान की मर्जी होती है तो वह किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति कर देती है। जब मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे प्रस्ताव लेकर के आए। उन्होंने कहा है कि 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था कि विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। या उस समय भी मैंने कहा था कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। हुआ भी वही। जब मतदान की नौबत आई तो फिर विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, चुनाव में जनता भी अपने अविश्वास जता दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। मैं देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और फिर बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन में यहाँ अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। जहाँ अच्छा होता सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया होता। जहाँ कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। विपक्ष के कुछ दलों ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है कि देश से ज़्यादा उनके लिए दल है। जहाँ आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता के भूख आपके दिमाग में सवार है। सदन चलने भी दिया तो फिर किस काम के लिए? अविश्वास प्रस्ताव के लिए। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के नूह जिले में हुए हिंसा के बाद एक सुखद खबर निकल करके सामने आई है। हिंसा के कुछ दिनों के बाद हरियाणा में किसान संगठनों और फिर खाप पंचायतों ने एक बैठक की और मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर के समाज में भाईचारे का संदेश दिया। जहां किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे किसी भी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को छूने की अनुमति नहीं देंगे। नूह में जो हिंसा भड़की थी उसकी लपटें गुरुग्राम तक पहुंची थी, जहाँ हिंसा की वजह से पूरे राज्य का माहौल खराब हो रहा है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी हिंसा की वजह से ये सकारात्मक पहल की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ पंचायतों ने अपने गांव में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जहाँ वहीं कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस वजह से दोनों समुदाय के बीच पारंपरिक प्रेम रहे, इस दिशा में सबसे पहले इस तरीके की पहल की गई है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को धमकियों का जिक्र करते हुए किसान नेता सुरेश कोट ने कहा कि ये खरे मुसलमान जब टोक के दिखा दो, सभी खापे जिम्मेदार है। जहाँ हिसार जिले के एक खाप नेता सुरेश कोट ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोट ने कहा है कि कुछ गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबरें झूठी है। दोस्तों बात करेंगे कि महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज के दिन ही महागठबंधन की सरकार बनी थी। पूरे प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा ने धिक्कार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है। 13 अगस्त को युवा मोर्चा के माध्यम से 25 लाख हस्ताक्षर को सौंपने का काम करेंगे। आज विकास की पुण्यतिथि बीजेपी मना रही है। जहाँ आज के दिन ही बीजेपी से अलग होकर के नीतीश कुमार ने महागठबंधन की घमंडी सरकार बनाई थी। आज हम लोग जब नौकरी की मांग कर रहे हैं तो फिर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के डीजीपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के डीजीपी भ्रष्टाचार की भट्टी में भेंट हो चुके हैं। बिहार में अपराध चरम पर हो चुका है। बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा में जिस तरीके से घटना हुई है, यह शर्म की बात है। नीतीश कुमार तुष्टिकरण के चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा है कि आज सुशासन की बरसी है, सरकार विकास की पुण्यतिथि है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पिछले 1 साल से बिहार अपराध के चंगुल में फंस चुकी है। हर दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों
ग्लोबल सप्लाई पर बढ़ती चिंता के कारण एशिया में चावल की कीमतें लगभग 15 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। शुष्क मौसम के कारण थाईलैंड में प्रोडक्शन पर खतरा है और फिर भारत ने इसे एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसके चलते चावल की कीमतें लगभग 15 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि थाई राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार 5% टूटा हुआ थाई सफ़ेद चावल बढ़कर के $648 प्रति टन हो गया है, जो अक्टूबर 2008 के बाद से सबसे महंगा है, जब पिछले साल की कीमतों में यह लगभग 50% तक का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चावल एशिया और फिर अफ्रीका के अरबों लोगों का मुख्य भोजन है और कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है और खरीदार देशों के लिए एक्सपोर्ट बिल बढ़ सकता है। सप्लाई के लिए नया खतरा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक थाईलैंड से हैं। जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी किसानों को ऐसी फसलें अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल नीनो की शुरुआत के साथ थाईलैंड में शुष्क परिस्थितियां हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। चावल और दाल के बाद अब गेहूं भी महंगा हो गया है। इसका असर रिटेल मार्केट पर भी पड़ा है, जहां गेहूं महंगा होने के चलते आटे की कीमतें भी बढ़ गई है। जहां इससे गरीब की थाली से दाल के बाद अब रोटी भी गायब हो गई है। लेकिन इस महंगाई से जल्द ही आम लोगों को राहत मिल सकती है। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। इसको लेकर के सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी है। यह कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। सरकार को ऐसी उम्मीद है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से गेहूं की उच्च कीमतों में गिरावट आएगी, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूर्णिया के 11,000 शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने 3 दिनों के अंदर शिक्षकों का प्रोफाइल शिक्षा विभाग की ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस अवधि में शिक्षकों का प्रोफाइल अपलोड नहीं होने पर बीईओ पर इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। दरअसल अपर जिला परियोजना निदेशक बिहार परियोजना परिषद पटना जिले के सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से शिक्षक मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल के तहत प्रथम चरण को 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। इसमें पहले मॉड्यूल विद्यालय स्तर पर और दूसरा शिक्षक के स्तर पर तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के अनुसार बीते 31 जुलाई तक स्कूलों में शिक्षकों के आंकड़ों को अपडेट करना था, जो नहीं हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को लेकर के जिले के सभी बीओ को पत्र भेजा है और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल अपलोड नहीं होने की वजह से पूर्णिया राज्य के बॉटम के 5 जिलों में शुमार हो गया है। उन्होंने अपने पत्र में सख्त लहजे में कहा है कि कार्य में रुचि नहीं होने की वजह से जिले का प्रदर्शन खराब हुआ है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो भी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।